इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक रूल होता है, एक बेसिक रूल जो सभी को समझाया जाता है, जो हम सब फाइनेंस टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं स्कूल कॉलेज में, जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स बोलते हैं। और वो रूल ये है कि जब भी कोई कंपनी या बैंक बैंकरप्सी की तरफ जाती है तो सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स उन पे रिस्क होता है। सही बात है, शेयर होल्डर्स आते हैं बिल्कुल लास्ट में और वहीं पे बॉन्ड होल्डर्स को सबसे पहले प्रोटेक्ट किया जाता है। और ये सिर्फ इंडिया का रूल नहीं है, ये दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम का एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल है और इसीलिए बॉन्ड्स को सेफ समझा जाता है कंपेयर टू इक्विटी। मार्च 2020 इंडिया में इसी रूल को पूरा उल्टा कर दिया गया। 8,415 करोड़ रुपीस के 81 बॉन्ड्स एक रात में जीरो। इक्विटी शेयर होल्डर्स उनको तभी भी कुछ मिला, बॉन्ड होल्डर्स कुछ भी नहीं। एंड यू विल बी शॉक्ड टू लिसन टू दिस कि जिन लोगों ने ये बॉन्ड्स खरीदे थे ना, उनको पता ही नहीं कि वो बॉन्ड्स खरीद रहे थे। उनको तो ये बोल के बेचे गया है कि ये एक सुपर एफडी है। आज मैं आपको यस बैंक के 81 बॉन्ड्स की पूरी कहानी और दोनों साइड का सच सब बताऊंगा। और इस कहानी में कोई विलन नहीं है, इस कहानी में कोई हीरो भी नहीं है, सिर्फ एक इम्पॉसिबल चॉइस है। और मैं यह चाहता हूं कि इस वीडियो के एंड तक ये इम्पॉसिबल चॉइस आप खुद डिसाइड करें कि आप किस साइड खड़े होते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड लेते हैं। यस बैंक की शुरुआत हुई 2004 में राणा कपूर और अशोक कपूर के साथ, दो लोग जिनके पास एक विजन था, एक वर्ल्ड क्लास इंडियन प्राइवेट बैंक बनाना जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे काम करे। और पहले कुछ सालों तक यस बैंक जेन्युइनली एक बहुत स्ट्रॉन्ग सक्सेस स्टोरी थी। एग्रेसिव ग्रोथ, एक स्ट्रॉन्ग लोन बुक एंड इन्वेस्टर्स के बीच में बहुत सारी इज्जत। फिर एक इवेंट ने इस बैंक की पूरी ट्रेजेक्टरी को ही चेंज कर दिया। 2008 में जब मुंबई पे 26/11 के अटैक्स हुए थे, अनफॉर्चुनेटली अशोक कपूर died in those attacks and Rana Kapoor was left all alone. यहीं से बैंक की ट्रेजेक्टरी completely changed. यस बैंक बहुत तेजी से ग्रो करने लग गया, बट इसी ग्रोथ के पीछे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम छुपी हुई थी, क्योंकि यस बैंक ने लोन्स देना शुरू कर दिया था उन कंपनीज को जो बहुत रिस्की हैं और जो ऑलरेडी फाइनेंशियल स्ट्रेस में है, और उन लोन्स की सच उसको छुपाया गया। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो एक्चुअलिटी में तो बहुत ज्यादा थे बट बुक्स में बहुत कम दिखाए गए। 2019 के आने तक ये पिक्चर सर पूरी साफ हो गई। आरबीआई स्टेप 10, उन्होंने राणा कपूर को फोर्सफुली स्टेप डाउन कराया एंड देयर रियलाइज कि यस बैंक की हालत बहुत ज्यादा खराब ऑलरेडी हो चुकी थी। और इस सब के बीच में यस बैंक ने बैंक के कुछ इन्वेस्टर्स से एक खास तरीके से पैसे उठाए हुए थे, AT1 बॉन्ड्स। आगे बढ़ने के पहले एक बार AT1 बॉन्ड्स को हम समझते हैं, वो भी आसान भाषा में। अब बैंक ना हिस्टोरिकली 3 तरीकों से पैसा रेज करता है। सबसे पहला, जब कोई बैंक में एफडी करता है या डिपॉजिट्स करता है या किसी भी टाइप का डिपॉजिट करता है, बैंक उन डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट रेट देगा एंड एक टाइम के बाद वो पैसा पूरा रिटर्न हो जाएगा। डन। अब आता है दूसरा तरीका जो होते हैं बॉन्ड्स का। अगेन बॉन्ड्स बैंक्स इशू करेगा, लोग खरीदेंगे, बैंक्स के पास पैसा आएगा, बैंक्स उन बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट देता रहेगा और जब बॉन्ड्स की मैच्योरिटी डेट आएगी, जिस दिन वो बॉन्ड खत्म होगा, उस दिन वो बैंक पूरा प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर देगा। तीसरा तरीका आता है शेयर्स का, जहां बैंक अपने आप को लिस्ट करेगा, अपने इक्विटी शेयर्स बेचेगा, बेसिकली अपनी जो ओनरशिप है उसको डाइल्यूट करेगा। और जब आप एक बार शेयर्स ले लेंगे तो आप बैंक का रिस्क शेयर करेंगे, आप उसके ओनर हैं और बैंक को पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? अब फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने एक हाइब्रिड प्रोडक्ट बनाया, AT1 बॉन्ड्स, एडिशनल टायर 1 बॉन्ड्स। ये बॉन्ड्स और शेयर्स का कॉम्बिनेशन होता है, जहां पे आपको इंटरेस्ट उसमें मिलता जाएगा लाइक बॉन्ड्स, बट ये पैसा बैंक आपको कभी रिटर्न नहीं करने वाला लाइक शेयर्स। और इसलिए इनको परपेचुअल बॉन्ड्स भी बोलते हैं, क्योंकि इन 81 बॉन्ड्स की कोई मैच्योरिटी डेट है ही नहीं। और इसको ना बहुत रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है इन द ईयर 2008, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई। उसके बाद अंडर बेसल 3 नॉर्म्स इनको इंट्रोड्यूस किया गया ताकि बैंक्स के पास ज्यादा कैपिटल रहे, लिक्विडिटी रहे ड्यूरिंग क्राइसिस या फिर अगर कोई फ्यूचर क्राइसिस आ जाए तो। और यहीं पे आता है वो इंपॉर्टेंट पार्ट जो बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि अगर बैंक सीरियस ट्रबल में आ जाए तो इन 81 बॉन्ड्स को कंप्लीटली राइट ऑफ किया जा सकता है। मतलब एक बार सोचिए, देखिए, इन बॉन्ड्स को जीरो करने का मतलब आपने इसमें जो पैसा इन्वेस्ट किया है गॉन जीरो। तो ये जो बॉन्ड्स हैं सरफेस लेवल पे तो आपको सेफ लगेंगे, बट एक्चुअली इनमें बहुत बड़ा रिस्क है और कुछ सिनेरियोज में इन बॉन्ड्स में इक्विटी से भी ज्यादा रिस्क है। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या ये इंफॉर्मेशन
बॉन्ड होल्डर्स को क्या क्लियरली दी गई थी? यस बैंक के केस में शायद नहीं। और अब वो पार्ट मैं को बताने वाला हूँ जो जेन्युइनली मुझे बहुत अनकंफर्टेबल करता है जब मैं इसकी पूरी रिसर्च कर रहा था। दिसंबर 2016 में यस बैंक ने 3000 करोड़ के 81 बॉन्ड्स को इशू किया एट 9.5% इंटरेस्ट रेट। फिर इन अक्टूबर 2017 यस बैंक ने और 5415 करोड़ के 81 बॉन्ड्स इशू किए एट द रेट ऑफ 9%। अब इन बॉन्ड्स को जो खरीदने वाले थे वो थे प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स, बिग इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड हाउसेस जो समझते थे कि 81 बॉन्ड्स में रिस्क क्या होता है। लेकिन आप शॉक्ड हो जाओगे जान के कि अब हुआ क्या। सेबी की इन्वेस्टिगेशन पे ये सामने आया कि यस बैंक की प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट टीम ने ये बॉन्ड्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से खरीद के रिटेल डिपॉजिटर्स को बेच दिए। और कैसे बेचे? उनको ये बताया गया कि ये एक सुपर एफडी है। आपकी रेगुलर एफडी जहां आपको सिर्फ 6 से 7% रिटर्न देगी, यहां आपको 9 to 9.5% इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि ये एक परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट है। एंड स्पेसिफिकली वो डॉक्यूमेंट्स जिनमें इन 81 बॉन्ड्स के रिस्क के बारे में लिखा गया था, काफी सोर्सेज के हिसाब से वो डॉक्यूमेंट्स यस बैंक के रिटेल डिपॉजिटर्स को दिए ही नहीं गए। 2022 में सेबी ने राणा कपूर पे 2 करोड़ का फाइन लगाया फॉर मिस सेलिंग 81 बॉन्ड्स। आप इसको एक बार 1 सेकंड के लिए सोचिए, वो जो ऑर्डिनरी रिटेल डिपॉजिटर था वो था कौन? शायद एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, शायद एक मिडिल क्लास इंसान जो अपने पैसे और हार्ड अर्न मनी बैंक के एफडी में रखना चाहता था। और उन्हीं मासूम डिपॉजिटर्स को जो फाइनेंशियली इतने अवेयर है ही नहीं, यस बैंक उनकी टीम ने इन सब को कॉल किया और उनको ये बोला कि सर ये सुपर एफडी है, आपको देखिए इंटरेस्ट रेट कितना ज्यादा मिल रहा है, ये तो बिल्कुल सेफ है बिकॉज यस बैंक ये खुद आपको दे रहा है। उन्होंने ट्रस्ट किया। और क्या यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी? नहीं, सच ये है कि उन डिपॉजिटर्स की कोई गलती थी ही नहीं। अब आते हैं मार्च 2020। कोविड की पहली वेव आ रही थी एंड पूरी दुनिया एक अलग ही क्राइसिस में थी। और वहीं पे पैरेलली इंडियन बैंकिंग सिस्टम में क्राइसिस इस तरह पे आ रही थी कि कभी भी एक्सप्लोड होने को रेडी थी। और यस बैंक की हालत अब ऐसे पॉइंट पे पहुंच गया था कि कुछ मेजर स्टेप्स लेना बहुत जरूरी हो गया था। बैड लोन्स वो बहुत लार्ज स्केल में हो गए थे, एनपीएस वर इन एक्सट्रीम लार्ज स्केल, कैपिटल लेवल्स ऑफ द बैंक वर डेंजरसली लो, बैंक की क्रेडिट रेटिंग वो ड्रास्टिकली नीचे आ गई थी और लोगों का पैसा बैंक के अंदर आना वो बहुत ज्यादा कम हो गया था। फिर आया 5 मार्च 2020 जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक हिस्टोरिक कदम उठाया, बैंक पे मोराटोरियम पीरियड लगा दिया। मतलब कोई भी डिपॉजिटर जिसका पैसे यस बैंक में रखे हुए हैं वो 1 महीने में 50,000 रुपए ज्यादा विड्रॉ कर ही नहीं सकता और कोई भी ट्रांजैक्शन उस अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकती। एक बार आप सोचिए, वो लोग जिनके करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, जिनके लाखों और करोड़ों यस बैंक में पार्कड हो, जो शायद ये सोच के बैठे हुए थे कि बैंक में पैसा तो सेफ ही रहेगा, वो महीनों के लिए अपने पैसे विड्रॉ कर ही नहीं सकते थे। आरबीआई ने यस बैंक का पूरा बोर्ड पूरा हटा दिया, प्रशांत कुमार को एडमिनिस्ट्रेटर की तरह अपॉइंट किया गया और एक रेस्क्यू प्लान बनाया गया जहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो आगे आए और 10,000 करोड़ यस बैंक के अंदर इंजेक्ट किए। और बाकी बैंक्स भी आए हेल्प करने के लिए, जिसमें थे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक एंड एक्सिस बैंक। लेकिन इस रेस्क्यू प्लान के एक हिस्से ने ऐसा कंट्रोवर्सी क्रिएट किया है जो आज भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। 14 मार्च 2020 यस बैंक के न्यूली अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर प्रशांत कुमार ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। 8,415 करोड़ के जो 81 बॉन्ड्स थे उनको कंप्लीटली राइट ऑफ कर दिया गया, जीरो गॉन ओवरनाइट। इन बॉन्ड्स में 2800 करोड़ उन 11 म्यूचुअल फंड हाउसेस में थे जिन म्यूचुअल फंड हाउसेस में हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला था। और यहाँ पे ना ये बात सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है। नॉर्मल रूल क्या होता है कि पहले जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनका पैसा जाएगा और बॉन्ड होल्डर्स उन पे इफेक्ट जाएगा बाद में। बट यस बैंक में कंप्लीटली उल्टा हुआ, 81 बॉन्ड होल्डर्स जीरो, और वहीं पे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स थे उन्हें कुछ मिला। जो नई शेयर प्राइस थी वो डेफिनेटली कम थी, काफी हद तक वो शेयर्स फुल्ली बेच और खरीद भी नहीं सकते थे, वॉलेटिलिटी को रिस्ट्रिक्ट किया गया था। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा जीरो नहीं हुआ। जो बॉन्ड होल्डर्स जो थियोरेटिकली ज्यादा प्रोटेक्टेड है वो ज्यादा लूज कर गए, और जो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो लास्ट में होने चाहिए थे उनको सबसे पहले प्रोटेक्ट कर लिया गया। अब यहाँ पे ना 2 साइड्स आ जाती हैं। एक साइड जो बोलती है डिसीजन सही था, एक साइड जो बोलती है डिसीजन गलत था। मैं आपको दोनों साइड्स की सिचुएशन समझाता हूँ
पूरी ऑनेस्टी एंड जीरो जजमेंट के साथ, सो दैट आप अब खुद डिसाइड कर पाओ कि आपके लिए क्या डिसीजन सही था। पहले आते हैं उस कैटेगरी के लोग जो ये मानते हैं कि 81 बॉन्ड्स को राइट ऑफ करना एक सही डिसीजन था। यस बैंक उस समय का इंडिया का 6th लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक था। अगर यस बैंक कोलैप्स करता, ये अकेले कोलैप्स नहीं करता, इसके साथ और बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स कोलैप्स करते, बिकॉज ये सब बैंक्स इंटरलिंक्ड होते हैं। एंड इससे भी वर्स कि लोगों को इकोनॉमी में डर फैल जाता कि उनके पैसे बैंक्स में सेफ ही नहीं है, और अगर सारे लोग या मेजॉरिटी ऑफ द लोग या अगर सिर्फ 20% ऑफ द डिपॉजिटर्स भी अपना हर बैंक से पैसा वापस लेने लग गए, तो वी कुड हैव बीन अ कंप्लीट बैंकिंग क्राइसिस इन दिस कंट्री। और वो भी कब? वो भी कोविड के टाइम पे, जब इकोनॉमी ऑलरेडी अंडर फाइनेंशियल स्ट्रेस थी। और आप एक बार सोच के देखिए, अगर बैंकिंग सिस्टम फेलियर होता तो देश की हालत क्या हो जाती। आरबीआई के सामने ये एक कैलकुलेशन थी, 8415 करोड़ के जो 81 बॉन्ड्स थे उनका करो कंप्लीट लॉस, या फिर मिलियंस ऑफ डिपॉजिटर्स का पैसा खतरे में डाल दो। एंड इनसे बैंकिंग सिस्टम खतरे में आता है, और जिन बैंक्स ने लोन दे रखा है कॉर्पोरेट्स को, बिजनेस को, वो सब के सब खतरे में आते हैं। मतलब स्टैंडिंग एट द ब्रिंक ऑफ कंप्लीट इकोनॉमिक कोलैप्स। एंड इस साइड के लोग ये भी आर्ग्यू करते हैं कि जो 81 बॉन्ड्स हैं वो स्पेसिफिकली इसी चीज के लिए डिजाइन किए गए थे कि अगर बैंक रिस्क में आ जाए तो बैंक इनको कंप्लीटली राइट ऑफ कर सकता है। बेसिल 3 नॉर्म्स में ये क्लियरली लिखा गया है, और ये 81 बॉन्ड्स इंस्ट्रूमेंट ही उसी काम के लिए है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब अभी आप देखेंगे तो पर्टिकुलरली हुआ क्या। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 10,000 करोड़ यस बैंक में इंजेक्ट की इस बैंक को बचाने के लिए, वो तो पैसा 3 to 4 टाइम्स हो गया है, बैंक बच गया है, जो बैंक के डिपॉजिटर्स हैं वो भी सेफ है। फिर रिसेंटली 2025 में जापान के सुशुमोतो मित्सुबिशी बैंकिंग कॉर्पोरेशन ने यस बैंक में $1.9 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं और 24% स्टेक खरीद लिया है। बैंक अभी भी जिंदा है, ठीक हो रहा है और स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। तो बेसिकली वो लोग जो डिफेंड करते हैं कि 81 बॉन्ड्स को राइट ऑफ करना सही था, वो बोलते हैं कि यार समटाइम्स बैंकिंग सिस्टम को बचाने के लिए कुछ लोगों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और उनका पॉइंट फिर ये भी आएगा कि जो 81 बॉन्ड्स हैं वो तो बनाए ही इसलिए गए हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि जो 81 बॉन्ड्स खरीद रहा है उसको ये पता हो या ना हो, वो उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, 81 बॉन्ड्स एज अ इंस्ट्रूमेंट पे नहीं। और अब आ जाते हैं दूसरी साइड में, वो लोग जो स्पेसिफिकली ये मानते हैं कि 81 बॉन्ड्स को कैंसिल करना एक बहुत गलत डिसीजन था। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने जनवरी 2023 में इस केस में ये बोला कि यस बैंक के एडमिनिस्ट्रेटर के पास 81 बॉन्ड्स को राइट ऑफ करने की लीगल अथॉरिटी थी ही नहीं, ना ये एक्शन आरबीआई ने ऑथराइज किया था, और ऐसा कोई प्रोविजन भी नहीं था यस बैंक की रिकंस्ट्रक्शन स्कीम में। मुंबई हाई कोर्ट ने ये बोला कि यस बैंक के एडमिनिस्ट्रेटर ने अपनी पावर्स के बाहर जाके डिसीजन लिया है। अब आते हैं दूसरी बात पे, ये एक कॉर्पोरेट फाइनेंस का बेसिक फंडामेंटल वर्ल्ड वाइड प्रिंसिपल है सर, और वही प्रिंसिपल को यस बैंक केस में कंप्लीटली तोड़ दिया गया। इक्विटी शेयर होल्डर्स पहले रिस्क में होते हैं, वो पहले लूज करते हैं। बॉन्ड होल्डर्स कंपैरेटिवली प्रोटेक्टेड होते हैं, उनका रिस्क कम होता है। बट यस बैंक में ये कंप्लीटली उल्टा हुआ है। अब एक बार सोचिए, इसका सिग्नल किसी फ्यूचर इन्वेस्टर के लिए क्या जाता है कि कल को अगर कोई और बैंक किसी प्रॉब्लम में आया तो आपके बॉन्ड्स को तो सर वो बैंक जीरो कर देगा, चाहे इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ मिले ना मिले, आपके पैसे जीरो। अब आता है इसमें थर्ड पॉइंट कि ये ग्लोबली इंपॉर्टेंट है। 2023 में क्रेडिट सूस का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था। हो सकता है आपको इस बारे में पता ना हो, बट आपने सुना होगा कि क्रेडिट सूस का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, और ये बहुत ज्यादा समय न्यूज और सुर्खियों में था। अब इंटरेस्टिंगली क्रेडिट सूस के केस में भी वही हुआ था जो हमारे यहाँ यस बैंक के केस में हो रहा है। क्रेडिट सूस ने 16.5 बिलियन स्विस फ्रैंक्स के जो 81 बॉन्ड्स थे उनको ओवरनाइट क्या कर दिया, जीरो। और जो इक्विटी होल्डर्स थे क्रेडिट सूस के, उनको यूबीएस के शेयर्स मिल गए। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या होता है, लास्ट ईयर 2025 ने स्विस कोर्ट्स ने इसमें क्या कहा, उन्होंने बोला कि ये डिसीजन इलीगल है। फिनमा जो स्विस रेगुलेटर है उनको अकाउंटेबल ठहराया गया और ये बोला गया कि उन्होंने गलत स्टेप लिया है। ये 81 बॉन्ड्स का इशू ना सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, ये वर्ल्ड का क्वेश्चन मार्क है। और वो क्वेश्चन ये है कि क्या रेगुलेटर्स अपने बैंकिंग सिस्टम को बचाने के लिए जो एस्टैब्लिश किए गए रूल्स हैं उन सबको तोड़ सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है फोर्थ पॉइंट, वो रिटेल डिपॉजिटर जिसको जेन्युइनली यस बैंक के थ्रू डिसीव किया गया था, उनको सुपर एफडी बोल के ये बेचा गया था, उनकी मेहनत की कमाई एफडी से हटा के 81 बॉन्ड्स में जो डाली गई थी, इसमें उनकी कोई गलती थी ही नहीं। ना ही वो रिस्क के बारे में जानते थे और ना ही काफी सोर्सेस हिसाब से रिस्क क्लियरली कम्युनिकेट किया गया था। उनका पैसा सर जीरो हो गया,
विदाउट एनी वार्निंग, एंड इवन वर्स्ट, उनको कोई एग्जिट प्लान भी नहीं दिया गया, सीधा का सीधा पैसा जीरो। तो अब आते हैं कि हमारे कोर्ट ने इस पे क्या डिसाइड किया। 2023 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये क्लियरली स्टेट कर दिया कि यस बैंक वाज इन द रॉन्ग और 81 बॉन्ड्स को ऐसे राइट ऑफ करना वाज इलीगल। फिर इस केस को यस बैंक और आरबीआई ले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने फिर हाई कोर्ट के ऑर्डर पे स्टे लगा दिया, मतलब ये ऑर्डर अभी इंप्लीमेंट नहीं होने वाला। अब दिसंबर 2025 तक ये केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, एक नई बेंच के सामने, जस्टिस ओका की बेंच के सामने। और अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के साथ अग्री करता है तो यस बैंक को 8,415 करोड़ वापस करने पड़ेंगे, एंड दैट टू 9% इंटरेस्ट के साथ। और ये यस बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन में, जो ऑलरेडी अब हल्की हल्की प्रूव करी है, एक बहुत मेजर डेंट देने वाला है। और ये केस ना सिर्फ यस बैंक के बारे में नहीं है, ये केस ये डिसाइड करेगा कि आने वाले टाइम में जब भी इस देश में कोई भी बैंक अगर क्राइसिस में आएगा तो 81 बॉन्ड के साथ होगा क्या। ये केस एक प्रेसिडेंट सेट करने वाला है हमारे देश में, और ये प्रेसिडेंट अभी हमारे देश में सेट नहीं हुआ है। अब एक प्रैक्टिकल बात करते हैं। यस बैंक के जो 81 बॉन्ड्स के होल्डर्स थे, वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे एक कंसिस्टेंट इनकम, एक सेफ इनकम, अपने पोर्टफोलियो से रेगुलर कैश फ्लो। इसलिए 9 to 9.5% इंटरेस्ट रेट में अग्री कर गए बिकॉज इट वाज वेरी अट्रैक्टिव। और ये डिजायर ना बिल्कुल सही है, बिकॉज हर एक इन्वेस्टर चाहता है कि उसको कुछ रेगुलर इनकम, पैसिव इनकम मिलती रहे। बट 81 बॉन्ड्स में प्रॉब्लम क्या है कि इनकम चलिए वो तो आपकी आ जाएगी, बट इट इज डिपेंडेंट ऑन द गारंटी कि बिजनेस वो टिकेगा कि नहीं टिकेगा, जो 81 बॉन्ड्स को इशू कर रहा है, बिना ट्रांसपेरेंसी के, बिना ही प्रॉपर्ली रिस्क कम्युनिकेट करके। और अगर आप अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट से एक कंसिस्टेंट इनकम निकालना चाहते हो तो एक ज्यादा ट्रांसपेरेंट और ज्यादा ऑनेस्ट तरीका है वो कंपनीज जो डिविडेंड्स देती हैं क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर। ये एक चीज प्रूव करती है जो कोई बॉन्ड कभी प्रूव नहीं कर सकता। उनका एक्चुअल बिजनेस जेन्युइनली प्रॉफिटेबल है, उनके पास एक्चुअल कैश है, और वो अपने शेयर होल्डर्स को रियल मनी देते हैं, सिर्फ प्रोमिसेस नहीं। कंसिस्टेंट डिविडेंड देने वाली कंपनी को ये हर क्वार्टर प्रूव करना पड़ता है। कोई थ्योरी नहीं, कोई सुपर एफडी नहीं, सिर्फ एक्चुअल रिजल्ट्स। और मैं एक डेडिकेटेड मास्टर क्लास होस्ट करने वाला हूं इसी स्पेसिफिक इवेंट पे, डिविडेंड इनकम मास्टर क्लास, जहां मैं आपको स्पेसिफिकली और क्लियरली दिखाऊंगा कि कैसे वो स्टॉक्स चूज करें जो आपको कंसिस्टेंट डिविडेंड इनकम दे, एंड साथ ही साथ आपकी वेल्थ क्रिएशन में कंपाउंडिंग इफेक्ट दे ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सी कंपनी का डिविडेंड सही है और कौन सी कंपनी का डिविडेंड सिर्फ प्रोमिसेस और उम्मीद पे ही चल रहा है। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स इन 81 बॉन्ड्स जैसी अनसर्टेनिटी से दूर रखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, पिन कमेंट में भी आपको लिंक डाल दूंगा, मास्टर क्लास में जरूर आइएगा। और मैंने आपको शुरू से ही बताया था ना, इस कहानी में ना ही कोई विलन है, ना ही कोई हीरो है, और मैं अभी भी अपनी बात पे खड़ा हूं। आरबीआई ने एक इम्पॉसिबल सिचुएशन में एक डिसीजन लिया। वो डिसीजन लीगली क्वेश्चनेबल भी था, लेकिन उस डिसीजन ने मिलियंस ऑफ डिपॉजिटर्स फ्रॉम द एंटायर कंट्री, उन सबको प्रोटेक्ट किया, एक पूरे बैंक को बचा दिया, और आज वो बैंक एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है। और दूसरी तरफ कुछ लोगों का पैसा एक रात में पूरा जीरो हो गया, और ये वो लोग थे जिनको इस रिस्क के बारे में बताया ही नहीं गया था। और कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड वर्ल्ड वाइड कॉर्पोरेट फाइनेंस का एक फंडामेंटल रूल उसी को तोड़ दिया गया, जो आने वाले सालों में ना हर इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को बुरी तरह शेक करेगा। ये वो सिचुएशन है जहां दोनों ही साइड्स राइट है और दोनों ही साइड्स दे आर लूजिंग समथिंग। तो अब मैं ये सवाल आपके लिए छोड़ता हूं, अगर आप यस बैंक के 81 बॉन्ड होल्डर होते और आपको ये पता चलता कि आपका पैसा जीरो हो गया है, और वो भी इसलिए सो दैट इस देश के मिलियंस ऑफ ऑर्डिनरी डिपॉजिटर्स जो आपकी तरह हैं, उनके पैसे सेविंग्स में बच सकें, तो क्या आप कहते ये डिसीजन सही था? कमेंट्स में बता के जरूर जाना, मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये डिसीजन तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट भी नहीं ले पाई। और अगर इस वीडियो ने आपको एक भी चीज, नई चीज सोचने पे मजबूर की, तो फिर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं ये क्वेश्चंस हमारे फाइनेंशियल सिस्टम से पूछता हूँ जो लोग पूछने में जनरली पीछे हट जाते हैं, जो क्वेश्चंस अनकंफर्टेबल होते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.